गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम ट्राइंगल का सेकेंड पार्ट देखते हैं एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पे ही बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो चीज़ कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, बिल्कुल कोई भी उसमें किसी का भी कॉर्नर नहीं दिख रहा हो, उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ओवरलैपिंग थिंग्स को हम कॉन्ग्रुएंट थिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बिस्किट सारे ओवरलैपिंग होते हैं, उनका जो सर्कुलर बिस्किट है उनका रेडियस सेम होता है। तो दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए केवल उनका रेडियस सेम होना ज़रूरी है। दो रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होना ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ डिफरेंट होएगी तो वो ओवरलैप कम्प्लीटली नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। तो उसको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों डायमेंशन को सेम होना ज़रूरी है और शेप तो सेम होना ज़रूरी है। दो रेक्टेंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब लेंथ दोनों रेक्टेंगल्स का सेम हो और ब्रेथ दोनों रेक्टेंगल्स का सेम हो। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एंगल्स भी आ जाते हैं। तो दो पैरेललोग्राम सेम तभी होंगे जब एंगल भी सेम हो, ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ भी सेम हो। तो जितने आपके डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम होगा। ठीक है, क्योंकि अब हम कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ये वाली साइड इसके ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, सेकेंड साइड इसके बराबर होनी चाहिए और थर्ड साइड के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये एंगल्स भी तो बराबर होने चाहिए। एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी जो है वो आर के बराबर होना चाहिए। तो ये 6 चीज़ें हैं टोटल ट्राइंगल्स को जो एक डिफाइन करती हैं। तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 6 चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। लेकिन यदि हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें ये 6 थिंग्स को इक्वल प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को इक्वल प्रूव करते हैं और बाकी की बची हुई चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं ट्राइंगल के, तो तीनों एंगल्स आर बाउंड टू बी इक्वल, वो इक्वल होंगे ही होंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइड्स हमने बराबर कर लिए तीनों ट्राइंगल्स के बट एंगल्स डिफरेंट हो जाएं उनके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ एक थ्योरम्स होते हैं, वो हम थ्योरम्स देखते हैं। उसमें कोई भी तीन चीज़ें हम इक्वल प्रूव करते हैं तो बाकी की बची हुई तीन चीज़ें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो वो होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स। तो सबसे पहला थ्योरम है SSS, मतलब यदि किसी भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है और PQR एक ट्राइंगल है। ठीक है, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसा होता है? एक लेटा हुआ S और उसके नीचे इक्वल साइन, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो हम रैंडम ही ये ABC और PQR नहीं लिख देते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कौन किसके बराबर है। जैसे यहाँ पर AB जो है वो QR के बराबर दिया हुआ है, BC जो है वो PR के बराबर दिया हुआ है और AC जो है वो PC के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हमने यहाँ पे जो दो अल्फ़ाबेट्स है AB यहाँ पे PQ लिखा हुआ है, AB के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? PQ, जबकि हमें AB के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है? QR। AB जो है वो QR के बराबर है, PC है वो PR के बराबर है और AC जो है वो PQ के बराबर है। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा, SSS का मतलब ये है कि यदि ट्राइंगल के तीनों साइड्स, किसी भी दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स यदि इक्वल हैं तो उनके एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अनदर ट्राइंगल विद द सेम साइड्स बट विद डिफरेंट एंगल्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साइड्स तो सेम हो बट एंगल डिफरेंट हो जाए, ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। देखो आप इसको कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिख सकते हो? आप यहाँ पे देखो AB और BC में B कॉमन आ रहा है और यहाँ पर PR और QR में R कॉमन आ रहा है। मतलब अगर आपने ABC यहाँ पे लिखा है तो उसके बदले जहाँ पे B की पोजीशन है वहाँ पे आपको R की पोजीशन लिखनी है। इन दोनों में देखिए यहाँ पे A कॉमन है दोनों में
और इन दोनों में Q कॉमन है, तो जहाँ पर A की पोजीशन है वहाँ आप QR लिखोगे और C की पोजीशन है वहाँ पे आप P लिख दोगे। अब ये कॉन्ग्रुएंसी का सीक्वेंस सही आया है, आप चेक कर लो एक बार। AB QR के बराबर है, फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स इसके फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। BC जो है वो PR के बराबर है, BC PR या RP, PR और RP सेम होता है ना, और AC जो है वो PQ के बराबर है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी कॉन्ग्रुएंसी गड़बड़ आ जाएगी। आपको ये बिल्कुल ध्यान से लिखना है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम सेकेंड कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम पे आ जाते हैं एंड दैट इज SAS। जब हम SAS की बात करते हैं, S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल और अगेन S का मतलब होता है साइड। अब हमने यहाँ पे SAS ही क्यों बोला, SSA क्यों नहीं बोला या ASS क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब हम SAS की बात करते हैं तो जो दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, और तीसरा एंगल जो है वो इन दोनों साइड्स से ही बना हुआ एंगल होना चाहिए, इन दोनों साइड्स के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं, ओके, और ये वाली साइड इसके इस साइड के बराबर है, ये दूसरी साइड ये वाले साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव हो सकेगी। क्योंकि ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दो साइड्स और ये वाला एंगल इक्वल करने के बावजूद भी ऐसे ट्राइंगल्स बना सकते हो जो ओवरलैप ना करें, लेकिन इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि दो साइड्स और बीच का एंगल इक्वल होगा तो अदर टू एंगल्स एंड द थर्ड साइड इज बाउंड टू बी इक्वल, वो इक्वल ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे। जैसे हमने ट्राइंगल लिया ABC और PQR, ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो इसका AC जो साइड है वो बराबर है PR के, इसका AB जो साइड है वो है PQ के बराबर, और एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल RPQ, ठीक है। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है इन दोनों की। इन दोनों की जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं तो A जो है वो P के ऊपर ओवरलैप करेगा, A और P बराबर हैं, तो A और P यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। देखना पड़ेगा क्या B और Q ओवरलैप कर रहे हैं। देखो इसमें AB जो है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो यहाँ पे PQ सीक्वेंस सही है। AB जो है वो PQ के बराबर आ रहा है और AC PR के बराबर आ रहा है, तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कॉरस्पॉन्डेंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हमें दो ट्राइंगल्स को SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें ये बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा कि दो साइड्स ट्राइंगल की और उसके बीच वाला एंगल जो इन्हीं दो साइड्स जिनकी आर्म है उससे बना है कि नहीं बना है। अब हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं और वो है ASA। ASA कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करते हैं तो ये है एंगल साइड एंगल। अब इसमें भी जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच की होनी चाहिए। ये जो दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं ट्राइंगल के और उसके बीच की ही साइड बराबर है। जैसे यहाँ पर ABC और PQR ले रही हूँ मैं, देखते हैं कि ये सीक्वेंस सही है कि नहीं। एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, ये सही आ गया कॉरस्पॉन्डेंस। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ये सही आ गया कॉरस्पॉन्डेंस, तो तीसरा अपने आप सही आ जाएगा। और AB जो है वो PQ के बराबर है, तो ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डेंस हमारा सही है। दो एंगल और उन दोनों की बीच की साइड, दिस इज ASA कॉन्ग्रुएंस। लेकिन इसमें एक खास बात है कि जैसे हमने SAS में देखा था, SAS में दो साइड्स और बीच का एंगल ही होना चाहिए, ASA में ये AAS भी हो सकता है। उसका एक कारण है, देखो SAS में SSA नहीं हो सकता लेकिन ASA में AAS हो सकता है। मतलब ये बीच का साइड नहीं भी हो ना, अगर इधर किनारे का साइड हो, ये वाला साइड अगर इसके इक्वल दिया रहता और ये वाला साइड नहीं भी दिया रहता तो भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते। उसका कारण क्या है हम देखते हैं। देखो मान लो तुम्हें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जिसमें कि ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR, और इसका एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है, और ये वाली साइड ना लेके मैं AC को PR के बराबर लिख देती हूँ, ठीक है। AC जो है वो PR के बराबर है। अब ये दो एंगल्स के बीच की साइड तो है नहीं,
बट आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता होगी कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री। अब चूंकि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी एंगल आर के बराबर है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए यदि ये 60-40 है तो 60-40 100, एंगल ए 80 हो जाएगा क्योंकि इन तीनों का सम 180 होता है। सिमिलरली एंगल पी भी 80 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 60 और 40 हैं तो ये टोटल मिला के 180 होना है तो ये 80 हो जाएगा। अब यदि एक ट्राइंगल के दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही होगा। अब तीसरा एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये वाला जो साइड है ये इन दोनों एंगल्स के बीच का हो गया ऑटोमेटिकली। तो ए एस ए में ए एस हम कर सकते हैं बट हम एस ए एस में एस एस ए नहीं कर सकते। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लास्ट थ्योरम देखते हैं एंड दैट इज RHS। RHS केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, वो नॉर्मल ट्राइंगल्स के लिए, एक्यूट ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो तो ये SSA वाला चीज़ है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में R करस्पॉन्ड्स टू राइट एंगल, H करस्पॉन्ड्स टू हाइपोटेन्यूज और S करस्पॉन्ड्स टू एनी साइड। ओके, सो RHS में हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल देखने पड़ेंगे। एक तो राइट एंगल दोनों का बराबर होगा ही होगा। हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोला जाता है। और ये तीसरी कोई सी भी साइड, यहाँ पे BC और YZ बराबर हैं, अगर उसके बदले AB भी बराबर होते XY के तो भी चल जाता। ओके, सो इसका कॉरस्पॉन्डेंस हम कैसे लिखेंगे, ABC। अब यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डेंस लिखना है तो B के बदले हम Y लिखेंगे क्योंकि B जो है वो राइट एंगल है, यहाँ पे Y राइट एंगल है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो BC जो है वो किसके बराबर है, YZ का, मतलब यहाँ पे Z आने वाला है एंड द थर्ड इज X। तो हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिखेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए RHS कॉन्ग्रुएंसी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम RHS ही ले सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में दूसरी कॉन्ग्रुएंसी भी एप्लीकेबल है, बट RHS जो कॉन्ग्रुएंसी है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें कॉरस्पॉन्डेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ABC ट्राइंगल को रैंडमली PQR ट्राइंगल के इक्वल नहीं लिख सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कौन किससे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज AB जो है वो PR के बराबर है, AC जो है वो RQ के बराबर है और BC जो है वो PQ के बराबर है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा जो है एंगल किसके ऊपर ओवरलैप करेगा। जैसे ये 1 बार और 2 बार के बीच वाला R है तो A जो है यहाँ पे R को करस्पॉन्ड कर रहा है। B जो है सिंगल एंड थर्ड लाइन के बीच वाला एंगल है, मतलब B P के ऊपर आ रहा है। और 2 लाइन्स एंड 3 लाइन्स के बीच वाला Q है और यहाँ पे C है तो RPQ होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग्स इज very much important whenever you write the congruence of the triangle. This you have to remember. अब मैं आपको एक जो बात बता रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वो ही आपको मार्क्स दिलाएगी। आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो किस तरीके से इसको लिखना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ वो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, फटाक से क्वेश्चंस कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं, बट उनको मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो स्टेप्स नहीं लिखते। ठीक है, स्टेप्स नहीं लिखते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये कैसे उन्होंने प्रूव किया है। तो बेटा देखो, हमें इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें मार्क्स भी तो चाहिए। हम वहाँ पे एग्जामिनेशन में जो हम परोसेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स मिलेंगे, है ना। आपको जब खाना दिया जाता है तो उसको अच्छे से परोस के दिया जाता है ताकि आपका खाने का मन करे। ओके, सिर्फ भूख लगी हो तो आप कैसे भी नहीं खा सकते ना। तो हमें सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करना होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, ये भी तो एक स्किल है। इस वाली स्किल को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो आपको किस तरीके से लिखना है जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले और टीचर जो चेक करने वाला है वो भी खुश हो जाए। तो आप देखो कि आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे सपोज फिगर तो बहुत मस्ट है, फिगर आपको हर जगह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जब फिगर बनाते हो, अगर ये ट्राइंगल सपोज मैं उल्टा भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, आपको एक तो फिगर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में मैथ्स में जहाँ तक हो सके फिगर बनाइए।
आपको गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। अब जैसे कई बार आपको दिया रहता है कि दिस पॉइंट बाइसेक्ट्स BC, तो आप उसको पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हो कि M बाइसेक्ट्स BC। आपको ऐसा नहीं लिखना है। आप जब गिवन लिख रहे हो और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, तो यदि M बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो उससे क्या मतलब निकल रहा है? उससे ये मतलब निकल रहा है कि BM इज इक्वल्स टू MC। तो आपको ये लिखना है, आपको पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। सपोज आपको दिया हुआ है कि AB जो है, AM जो है वो परपेंडिकुलर है, तो आपको ऐसा साइन लिखना है, AM इज परपेंडिकुलर टू BC, साइंस के फॉर्म में लिखना है। या आपको दिया हुआ है कि AM मीडियन है, यदि AM मीडियन दिया हुआ है तो भी आपको मीडियन मीडियन कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है BM इज इक्वल्स टू MC, क्योंकि मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपको उससे मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन लिखना है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है आप वो लिखिए, ठीक है। आपको क्या चीज़ प्रूफ करनी है आप वो लिख दीजिए। आपको प्रूफ करना है AC इज इक्वल्स टू PR है, प्रूफ करना है कि आपको कोई एंगल किसी के बराबर प्रूफ करना है, कि या आपको ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वॉटेवर जो भी आपको प्रूफ करने दिया हुआ है वो आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे प्रूफ। ओके, अब प्रूफ है। अब इसमें भी आपको 5 पॉइंट्स करने हैं। अब प्रूफ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स प्रूफ करने के लिए, तो जब भी हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं तो हम बताते हैं कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो सिंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये ऑब्वियस बात है, बट फिर भी हमें लिखना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब जब फर्स्ट हम प्रॉब्लम में बताते हैं कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स पे अपना ध्यान हमने लगाया है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा सिंपल फिगर नहीं होता है, 3-4 ऐसे कुछ रैंडम ट्राइंगल्स भी होते हैं, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं। वो कंसिडरेशन हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हम ABM को देख रहे हैं कि PQN को देख रहे हैं, कौन से दो ट्राइंगल्स को हम देख रहे हैं। अच्छा, जब हम ये बता रहे हैं उस समय हमें सीक्वेंस को देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम रैंडमली लिख सकते हैं कि अभी हम ABC को देख रहे हैं और PQR को देख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि कौन किसके बराबर है। सपोज आपने लिखा AB बराबर है PR के, तो आप वो लिखोगे कि AB जो है वो PR के बराबर है। उसके बाद ब्रैकेट में आप उसका रीज़न लिखोगे ये क्यों बराबर है। आपको क्या गिवन है ये बात, या आपको किसी और बात से पता चली ये बात। जैसे सपोज कभी किसी ट्राइंगल में दिया रहता है कि आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, तो हम लिखते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। तो उसका रीज़न बताना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हर पॉइंट में आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि ये क्यों इसके बराबर है, आपको ये बात कहाँ से पता चली। फिर सेकेंड, सपोज हमने लिया है कि BC जो है वो QR के बराबर है, तो आप लिख लो BC जो है वो QR के बराबर है, और अगेन उसका रीज़न, क्या रीज़न है, ठीक है। अब फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल R के बराबर है। इसके भी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R। जैसे अभी तो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं तो कोई खास रीजंस नहीं दिए होते हैं, इसमें गिवन ही होता है। बट कभी पैरेललोग्राम अगर हो और उसमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, तो दो एंगल्स इक्वल इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। दो एंगल्स इस वजह से भी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है कोई, या और जो भी कारण हो, हमें यहाँ पे उसका रीज़न लिखना है। याद रखना कि हर पॉइंट के बाद हमें रीज़न लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, ये साइड की बात आ गई, ये भी साइड है और ये उन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सीक्वेंस देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ PQR लिखना है या कोई और सीक्वेंस लिखना है। अब आप देखो एंगल B एंगल R के बराबर था, मतलब B की पोजीशन पे आप R लिखोगे, और AB जो है वो PR के बराबर है, AB PR, तो यहाँ पे P आ जाएगा और इधर Q आ जाएगा, तो ये PRQ इज द करेक्ट सीक्वेंस। और फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो आपको जब ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो सीक्वेंस और यहाँ पे किससे वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये भी लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर आपको जैसे बोला गया है कि प्रूफ करो कि एंगल A एंगल P के बराबर था, आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन अगर आपको बोला गया हो कि प्रूफ करो कि एंगल A एंगल P के बराबर है,
तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाकी के एंगल्स और साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं और इसको हम CPCT कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC, नीचे लिखना है आपको इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, बट जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR बाय CPCT। इस वाली चीज़ को हम क्या लिखते हैं? CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। What is CPCT? Corresponding parts of congruent triangle. This is CPCT। मतलब जब भी कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है QPR के, तो आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आती है ना कि AB इज इक्वल्स टू QP या BC इज इक्वल्स टू PR, वॉटेवर, जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए गए हैं उनके अलावा जो बाकी बची कुछ ही चीज़ें हैं उसके लिए हम लिखते हैं CPCT। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा था? आपको पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है, कौन से दो ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो, फिर उसके बाद उनके तीनों पॉइंट्स, ये SAS है या 3 साइड्स हैं वॉटेवर, वो 3 पॉइंट्स अलोंग विद द रीज़न, और फिर उसके बाद आपको कॉन्ग्रुएंसी बतानी है विद प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए और इसमें भी आपको कॉन्ग्रुएंसी बतानी कि कौन सी है, SSS है या SAS है या RHS है वॉटेवर। फिर आपको जो बची कुची बातें हैं जो आपको प्रूव करने बोला है अगर, तो आप ये लिख के CPCT लिखना है। तो आपको ये पूरा फॉर्मेट याद रखना है। इसको इसी फॉर्मेट से अगर आप लिखोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये वीडियो को एंड करने से पहले एक दो प्रॉपर्टीज़ को हम और रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाती है, और अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे सपोज ABC ट्राइंगल में AB यदि BC के बराबर है तो AB के अपोजिट एंगल C और BC के अपोजिट एंगल A भी बराबर होंगे, और वाइसी वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर एंगल A और एंगल C बराबर दिए होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स और अपोजिट साइड का कनेक्शन होता है। सिमिलरली यदि किसी ट्राइंगल में कोई एंगल छोटा है, ये वाला एंगल सपोज बड़ा है, सपोज ये एंगल को मैं ले लेती हूँ 80, इस एंगल को ले लेती हूँ 70, तो ये हो जाएगा 150 और ये एंगल हो गया 30। तो जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे छोटी होगी। ओके, और जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। हालांकि इस साल ये जो इनइक्वालिटीज़ वाला जो चैप्टर है जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर एंगल्स और साइड्स का काम आता है वो ओमिट कर दिया गया है, बट ये एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखो, कभी ना कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में ये यूज़ आ सकता है। तो जो साइड सबसे बड़ी है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी है उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, एंड वाइसी वर्सा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सरसाइजेस। थैंक यू वेरी मच एंड स्टडी वेल। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.